स्वागत है आप सभी का ग्लोबल रे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं 20वीं सीरीज लेके। चलिए देखते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो किस चैप्टर से है और किस तरह का क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन भी आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से ही है। जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका किस चैप्टर से है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन थोड़ा सा इसका लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। द पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इन अ फुल वेव रेक्टिफायर मेड विथ टू डायोड एंड अ सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर इज दैट इन अ ब्रिज रेक्टिफायर। देखो, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखा है, मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज करते हैं भाई, हम लोग दो डायोड यूज करते हैं। तो दो दो डायोड वाले फुल वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के पीक इनवर्स वोल्टेज के से कितना गुना होता है या कितना होता है, ये चीज आपसे पूछा है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट बोल दिया हूं, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज, नहीं सही बोला हूं कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर से कितना गुना होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा सेंटर टैप्ड कौन सा होता है। चलो मैं यहाँ पे सीधे सीधे आपको फिगर बना के दिखा दे रहा हूँ। आपका जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर दो तरह का होता है ना, ये होता है आपका एक सेंटर टैप। जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो दो तरह का होता है ना। एक होता है आपका सेंटर टैप और एक होता है आपका ब्रिज। तो सेंटर टैप्ड वाला इस तरीके का होता है। ठीक है, मान लो कि ये यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको सेंटर टैप्ड कर दिया। ठीक है, और ये हो गया हमारा लोड। ये क्या हो गया, ये हो गया लोड। इसमें दो डायोड हो गया, ये डायोड D1 है और ये डायोड D2 है। ये इसको कहते हैं हम लोग सेंटर टैप्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर टैप्ड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टैप्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने इसको सेंटर में टैप किया है यहाँ पे। और एक होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर अभी हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, ब्रिज रेक्टिफायर। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। ये हो गया आपका ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, अब इस ब्रिज रेक्टिफायर को ऐसे जोड़ दीजिए। थोड़ा सा ट्रांसफार्मर इसका सही नहीं बन पाया है, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, उतना समझ लेंगे, है ना। ये D1 D2 हो गया और ये D3 D4 हो गया। तो देखो, हमने ये बोला है कि जो हमारा सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर है, सेंटर रेक्टिफायर है, इसका पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है। तो इसका पीक इनवर्स वोल्टेज लिख लीजिए। इसका पीक इनवर्स वोल्टेज PIV कितना होता है मेरे भाई, PIV 2 वोल्ट होता है, माइनस का 2V होता है, 2Vm। ठीक है, जबकि इसका पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, इसका पीक इनवर्स वोल्टेज होता है आपका माइनस का Vm। ठीक है, माइनस का Vm, यही मेन डिफरेंस है आपका फुल वेव और सेंटर टैप्ड में। ठीक है, फुल वेव और सेंटर टैप्ड में यही आपका मेन डिफरेंस है। बात समझ में आ गई ना। और यहाँ पे बाकी सब तो आप जानते हैं कि इसका VRMS भी सेम रहता है। इसका VRMS कितना होता है भाई, VRMS इसका होता है आपका Vm/√2, Vm/√2, और इसका भी Vm/√2। ठीक है, Vm/√2। आरएमएस वोल्टेज केवल अंतर किस में होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज में अंतर होता है। ठीक है, किस में अंतर होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज में। ठीक, फॉर्म फैक्टर इसका भी 1.11 होता है, इसका भी 1.11, दोनों का 1.11 ही फॉर्म फैक्टर होता है।
और इसका क्रेस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर भी 1.41, इसका भी और इसका भी 1.41, ठीक है। रिपल फैक्टर इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, इसमें थोड़ा सा और कम हो जाता है और इसमें 0.48 रहता है, ठीक है। इसमें कितना रहता है रिपल फैक्टर का मान, इसमें रिपल फैक्टर का मान रहता है आपका 0.48। 0.48 किसके लिए, ये रहता है आपका सिंगल फेज के लिए। और यदि मैं थ्री फेज की बात कर लूँ यहाँ पे यदि मैं थ्री फेज की बात कर लूँ तो थ्री फेज के लिए रिपल फैक्टर का मान कितना हो जाता है भाई, ये हो जाता है आपका 0.5, 0.5, ठीक है। ये हो जाता है आपका थ्री फेज के लिए और ये ऊपर वाला है आपका सिंगल फेज के लिए, ठीक है। 0.05 है मेरे भाई, 0.05, थोड़ा सा इसको अपडेट कर लिया, 0.05। यही पूछा है आपसे कि पीक इनवर्स वोल्टेज सेंटर टैप्ड का ब्रिज वाले से कितना गुना होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे ये 2 Vm है और ये Vm है, ये Vm है, तो इसके जस्ट 2 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोला है द इक्विवेलेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए फुल wave rectifier is the equivalent DC output of a voltage of a half wave rectifier is, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आपसे बस उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है। अब इस आप में से बहुत आपके दोस्त ऐसे भी होंगे, आपके मित्र ऐसे भी होंगे जो थोड़ा सा क्वेश्चन को देखे कि ये थोड़ा लेंदी है, ये वन लाइनर नहीं बन रहा है, चलो इसको स्किप करो आगे बढ़ो, स्किप करो आगे बढ़ो। लेकिन देखो थोड़ा सा इसको केवल मुश्किल से 10 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लगेगा इसको समझने में, इसके लैंग्वेज को समझने में। इसका क्वेश्चन जैसे ही आप समझोगे तुरंत इसका आंसर आप टिक करके आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आता है, बस आप इसके लैंग्वेज को समझना नहीं चाहते हो। देखो हिंदी वाला पढ़ लो। एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का तुल्यकालिक डीसी निर्गत विभव एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी का तुल्यकालिक डीसी निर्गत विभव के कितना गुना होता है। तो देखिए जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कितना होता है भाई, Vm/2 होता है। जबकि जो हमारा फुल वेव है, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कितना होता है, Vm होता है। कितना होता है, Vm, जबकि फुल हाफ वेव का Vm/2 होता है, ठीक है ना, Vm/2 होता है। बस यही आपको बताना था। फुल वेव का कितना गुना होता है हाफ वेव की तुलना में, कितना होगा भाई, तो इसके जस्ट 2 गुना हो जाएगा, इसके जस्ट 2 गुना हो जाएगा ना यार। ये फुल वेव वाला देखो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये Vm के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए हाफ वेव और फुल वेव की बात कर ही दिया है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको टेबल बनवा दे रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, है ना। चलो लिखो इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, लिखो लिखो, यहाँ पे लिखो हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। इधर लिखो फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। देखो भाई हम आपको हर जगह टेबल इसलिए बनवाते जा रहे हैं ताकि आपको डाटा याद करने में आसान हो जाए, ठीक है। अभी तो हम लोग ये केवल क्या कर रहे हैं, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक तरह से एक प्रयास कर रहे हैं या अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर भी हम आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा देने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप इसके थ्योरी बैच में आएंगे तो आपको एकदम सीक्वेंस तरीके से आपको हर एक चीज़ लिखवाया जाएगा, ठीक है। और एकदम पूरे प्लान के साथ ऐसा नोट्स बनाया जाएगा आपसे कि आप जब एक बार अपना नोट्स देखो तो जो जो डाटा आपसे पूछा जाता है एग्जाम में वो डाटा आपके माइंड में जरूर क्लिक करते हुए जाए, ठीक है। और ये आप हर जगह आप फोकस इतना करते जाओगे कि हाँ ये चीज़ सर ने नोट कराया था तो ये चीज़ हमें याद करना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा हमसे। अब देखो यहाँ पे मैं आपसे एक टेबल बनवा रहा हूँ तो इस टेबल से मतलब जब भी आपका हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर की बात आएगी तो इस टेबल से क्वेश्चन ही रहेगा, इस टेबल से अधिक नहीं क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा नोट करते जाइए साथ साथ। देखिए इसमें डायोड की संख्या कितनी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में, नंबर ऑफ डायोड यहाँ पे लिख लो, नंबर ऑफ डायोड, नंबर ऑफ डायोड इसमें 1 होता है, इसमें कितना होता है 2 होता है, ठीक है। इसका आउटपुट कितना होता है भाई, इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, आउटपुट वोल्टेज होता है इसका Vm/2 और जबकि इसका कितना होता है Vm होता है,
ठीक है, इसका रिपल फैक्टर लिख लीजिए, इसका रिपल फैक्टर होता है आपका 1.21, ठीक है, और इसका 0.48, 0.48। बात समझ में आ गई। यहाँ पे VRMS की वैल्यू लिख लीजिए, इसका VRMS कितना होता है, VRMS होता है इसका Vm/2, Vm/2, जबकि इसका कितना होता है Vm/√2, Vm/√2, ठीक है ना। ये एवरेज हो गया। थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है क्या, देखो भाई ये अलग है, ये थोड़ा सा कलर अलग है, ये अलग अलग कलर से लिख लेना, ठीक है। चलो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, तो फिर मैं नीचे इसका एवरेज भी लिख दूं, फिर उसका भी दोनों का एवरेज वोल्टेज मैं लिख दे रहा हूं, जल्दी लिखिए। नोट हुआ, नोट कर लिया आप, तो चलिए अभी यदि आप लोग नोट नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए क्या, फॉर्म फैक्टर, हाँ फॉर्म फैक्टर। इसका फॉर्म फैक्टर कितना होता है भाई, इसका फॉर्म फैक्टर होता है 2, जबकि इसका होता है 1.41, 1.41, ठीक है। इसका फॉर्म फैक्टर होता है आपका 2, जबकि उसका होता है आपका, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, फॉर्म फैक्टर नहीं भाई, फॉर्म फैक्टर नहीं यार, एक मिनट एक मिनट, ये क्रेस्ट फैक्टर है, जाओ, हाँ हाँ, फॉर्म फैक्टर, यह आपका क्रेस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर, पीक फैक्टर इसका 2 होता है और इसका 1.41 होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म फैक्टर भी अब लिख लीजिए, यहाँ पे कहाँ पे लिख दूं, चलो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, ये डाटा आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए फॉर्म फैक्टर, इसका फॉर्म फैक्टर होता है आपका 1.57, ठीक है, और इसका होता है 1.11, 1.11, क्लियर बात, ये हो गया। हाँ, अब एक चीज और नोट कर लीजिए कि इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भाई, इसमें फ्रीक्वेंसी 100 होती है और इसमें 50 होती है, इसमें 50 होती है। यदि हमारा इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना हो, यदि हमारा इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हो, यदि हमारा इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हो तो इसमें 50 रहेगा और इसमें 100 हो जाएगा, 100 हर्ट्ज, ठीक, बात समझ में आ गई। अब ये टेबल यदि आपके पास रहेगा तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में कभी भी पूछेगा, आप आसानी से कर ले जाओगे। देखिए यही एवरेज वोल्टेज जो है, एवरेज वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज, बात बराबर है, हमने लिख दिया है, यही चीज आपसे एग्जाम में पूछा भी था, बस इसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए बना दिया था, जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे थे और इस क्वेश्चन को स्किप करने वाले थे, लेकिन हमने कहा कि रुको रुको, स्किप मत करो, इस क्वेश्चन को करके जाओ, है ना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, विद अ कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट, द रिपेल इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज, द रिपेल इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज कितना होता है, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे डॉटेड कर दो, फिर बोला है कि द रिपेल इन फुल वेव रेक्टिफायर, अच्छा दोनों की तुलना करके पूछा है आपसे, दोनों की तुलना करके पूछा है आपसे। चलिए मैं यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों का रिपल फैक्टर लिख दे रहा हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है मेरे भाई, ये होता है आपका 1/2√3 एफ सी इंटू आर एल, एफ सी इंटू आर एल, ये होता है आपका हाफ वेव के लिए। फुल वेव के लिए यही डाटा हो जाता है आपका, फुल वेव, फुल वेव के लिए कितना हो जाता है 1 पॉइंट नहीं, 1/4√3 एफ सी इंटू आर एल, ठीक है, एफ सी इंटू आर एल, ये हो जाता है आपका फुल वेव के लिए, ऊपर वाला हो जाता है आपका हाफ वेव के लिए, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो अब यहाँ पे आप तुलना कर लीजिए इसमें कि इसमें से कौन सा कम है और कौन सा अधिक है। तो एक बात मुझे बता दो कि जब नीनो
डिनोमिनेटर, या फिर ये कहिए कि जब हर में वैल्यू अधिक होती है तो उसका मान कम होता है या अधिक होता है। यहाँ पे देखिए इसमें हर इसके हर की वैल्यू अधिक है, हर की वैल्यू कम अधिक है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो रिपल फैक्टर आएगा, रिपल फैक्टर का मान कम आएगा, इसमें रिपल फैक्टर का मान अधिक आएगा, है ना। हाफ वेव के लिए रिपल फैक्टर है, रिपल फैक्टर को क्या कहते हो यार, उर्मिका कहते हो ना, उर्मिका गुणांक, में इसको उर्मिका गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का उर्मिका गुणांक अधिक होता है और फुल वेव का कम होता है, ये हमने अभी आपको नोट भी कराया था। फुल वेव के लिए वैल्यू कितनी आती है, 0.48 आती है, और हाफ वेव के लिए वैल्यू कितनी आती है, 1.21 आती है, 1.21 आती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर है वो फुल वेव रेक्टिफायर के रिपल फैक्टर से अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रिपल फैक्टर का मान है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो फुल वेव रेक्टिफायर से अधिक होता है। इसका मतलब यह है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें डीसी की मात्रा अधिक होती है, उसमें उसके आउटपुट में डीसी की मात्रा अधिक होती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में डीसी की मात्रा कम होती है। डीसी अपॉन एसी यही तो होता है आपका उर्मिका फैक्टर या रिपल फैक्टर। कुल मिला के ये देखा जाता है कि आउटपुट जो हमें मिल रहा है उस आउटपुट में जो रेक्टिफायर से आउटपुट हमें मिल रहा है, रेक्टिफायर से जो पल्सेटिंग डीसी हमें मिल रही है, उस पल्सेटिंग डीसी में कितना एसी की मात्रा मौजूद है, कितना डीसी की मात्रा मौजूद है, यही इन्हीं दोनों के रेशियो को ही हम लोग कहते हैं रिपल फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन नॉट बी ऑपरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द मेंस सप्लाई से, इसमें से किस डिवाइस को डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कराया जा सकता। तो इसमें से ये डाटा सीधे सीधे आपको याद रखने लायक है कि जो सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इस रेक्टिफायर को डायरेक्टली मेन सप्लाई से नहीं स्टार्ट कराया जाता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है। तो देखिए जो हमारा ये अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर क्या करता है भाई, अल्टरनेटर एक तरह से कहिए कि जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को एसी में या इलेक्ट्रिकल एसी में चेंज करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये करता है जो आपका जनरेटर का काम होता है वही काम इसका भी होता है। यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल, सीधे सीधे लिखो ना यार, यांत्रिक ऊर्जा को एसी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, परिवर्तित करता है। बात समझ में आ गई इतनी। चलो जनरेटर क्या काम करता है भाई, जनरेटर भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये डीसी आउटपुट पे देता है। आउटपुट पे क्या देता है, ये डीसी देता है, और ये आउटपुट पे एसी देता है, ठीक है। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी टू डीसी करता है, एसी टू डीसी करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर न तो एसी से डीसी करता है, न तो डीसी से एसी करता है। ये केवल क्या करता है, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या फिर लो करंट को हाई करंट में चेंज करता है, ठीक है। ये लो करंट को हाई करंट में या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, बस यही काम होता है आपके ट्रांसफार्मर का। एक चीज इसमें हमेशा कांस्टेंट रहती है वो है फ्रीक्वेंसी। इसमें फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी में कोई भी वेरिएशन नहीं करता है। जितनी फ्रीक्वेंसी आपके इनपुट साइड में रहेगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी आपके आउटपुट साइड में भी रहती है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपका हो गया ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में आप जानते हो कि दो वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है भाई, दो वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो इधर यदि मैं दे रहा हूं इसमें सिंगल फेज एसी सप्लाई, एसी 50 हर्ट्ज सप्लाई, 50 हर्ट्ज सप्लाई, तो इधर भी हमें क्या मिलेगा, इधर भी हमें सिंगल फेज एसी की 50 हर्ट्ज सप्लाई ही मिलेगा, 50 हर्ट्ज की सप्लाई ही मिलेगा, ठीक है। और ये क्या ट्रांसफॉर्म करता है, यहां से यहां, यहां से यहां, ये पावर को ट्रांसफॉर्म करता है। जो पावर इनपुट साइड में रहती है, यदि आइडियल हमारा ट्रांसफार्मर है तो जितना हम इनपुट में पावर दे रहे हैं उतना ही आउटपुट में भी पावर मिलता है।
और यदि आइडियल नहीं है तो इसमें दो लॉसेस होते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। उस लॉसेस की वजह से थोड़ा सा इसका इनपुट साइड में हरास हो जाता है, तो आउटपुट साइड जो है हमें कम होके मिलता है। फिर भी इसकी एफिशिएंसी काफी ठीक ठाक होती है। जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल में जितनी भी मशीनें हैं, सभी मशीनों में सबसे अच्छा एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का ही होता है। ठीक है, चल यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस कौन सा है। तो एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? आपका रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आ गई होगी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए is used to convert AC to DC and it has board classification। जो हमारा रेक्टिफायर, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है एंड इट हैज बोर्ड क्लासिफिकेशन। बोर्ड का क्लासिफिकेशन ब्रॉड और क्या बोला है, अच्छा इसके मुख्य प्रकार है। इसके मुख्य प्रकार कितने होते हैं ये भी पूछा है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और जो दो प्रकार का होता है। जो जिसके प्रकार हैं दो प्रकार, तो हम ऐसे सीधे सीधे इसका आंसर ही बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा आपका रेक्टिफायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्यों? क्योंकि रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। या फिर एक कम्यूटेटर भी होता है, तो कम्यूटेटर पे हम लोग वो एक कुल मिला के एक मैकेनिकल रेक्टिफायर उसको भी कहते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफायर यहाँ पे हो गया। बाकी यहाँ पे ऑप्शन में जो ऑक्सीलेटर दिया, ऑक्सीलेटर का काम होता है ये ऑक्सीलेट करना। ठीक है, एम्पलीफायर का काम होता है एम्पलीफाई करना, सिग्नल को एम्पलीफाई बढ़ा के देना, उसके आयाम को बढ़ा के देना। ठीक है, रेक्टिफायर जो है, रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसके मुख्य पार्ट कितने होते हैं? रेक्टिफायर के मुख्य दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। एक होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर। अब जो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है ये पुनः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भाई? पुनः दो प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका सेंटर टैप्ड, एक होता है आपका सेंटर टैप्ड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका ब्रिज ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, ये दो आपके रेक्टिफायर होते हैं फुल वेव के। तो यही पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होता हुआ दिख रहा होगा। हमने आपको हाफ वेव फुल वेव के बारे में बता दिया है। सेंटर टैप्ड और सेंटर टैप्ड और ब्रिज रेक्टिफायर में क्या बेसिक डिफरेंस है वो भी चीज हमने आपको बता दिया है कि केवल इसका पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो कम होता है, जबकि इसका पीक इनवर्स वोल्टेज अधिक होता है। ठीक, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन अ ब्रिज रेक्टिफायर द मिनिमम नंबर ऑफ डायोड। ब्रिज रेक्टिफायर में मिनिमम नंबर ऑफ डायोड कितने होते हैं? तो ये तो 4 होते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया है, कई बार यह क्वेश्चन रिपीट भी हो गया है। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया? एपीपीसीएल में पूछा गया। आपसे जनरली छोटे छोटे डाटा ही पूछे जाएंगे। आप लोग इसके बहुत ज्यादा वर्किंग में न जाइए। इसके वर्किंग पढ़ने का काम आपका नहीं है। ठीक है, आप केवल ये कौन से मटेरियल का बना है, कितने इसमें डायोड लगे हैं, एक साथ कौन कितने डायोड ऑन होते हैं, कितने ऑफ होते हैं, बस ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत आपको इसके वर्किंग के बारे में नहीं जानना है। ठीक है, क्योंकि भाई पढ़ने को तो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें, लेकिन होशियार बच्चा वो होता है जो केवल काम की चीजें पढ़े और बाकी चीजों को इग्नोर करना सीखे। ठीक है, बाकी चीजों को यदि इग्नोर नहीं करेगा, तो यदि आप मान लीजिए एक केवल टॉपिक उठा लिए रेक्टिफायर, एक केवल टॉपिक आप उठा रहे हो रेक्टिफायर, मैं बता रहा हूं कि यदि आप रेक्टिफायर पढ़ने जाओ, रेक्टिफायर पढ़ने जाओ, नहीं विश्वास है तो कोई आपके साथ यदि कोई आपके बड़े भैया हो गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा कि ये रेक्टिफायर कितने दिन में खत्म होता है। रेक्टिफायर का केवल ऐसा टॉपिक है जो कम से कम 20 दिन तक चलेगा। कितने दिन तक भाई? कम से कम 20 दिन, या बहुत कोई तेज पढ़ाने वाला होगा तो 10 दिन तो लग ही जाएंगे इसको केवल खत्म करने में। ठीक है ना, तो भाई आपको उस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी है। आपको ये बस कितने देर में, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में आपको खत्म करना है। जब आप पढ़ रहे हो तो, आप जब अपने से पढ़ रहे हो तब 1 से 1.5 घंटे में खत्म कर देना है। बाकी जब यदि हम पढ़ाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल से ये 3 से 4 घंटा।
ठीक है। 3 से 4 घंटे में ये 3 घंटा तो बहुत है। जब थ्योरी आपको कंपटीशन लेवल की पढ़ाई जाएगी थ्योरी, तो आपके लिए 3 से 4 घंटा पर्याप्त है। ठीक है। बाकी आपके ये एनसीईआरटी बोर्ड के लिए तो ये आधा 1 घंटे का टॉपिक है ना। चलो देखते हैं आगे। आगे व्हाट इज द आउटपुट एफिशिएंसी ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट एफिशिएंसी कितनी होती है? ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट एफिशिएंसी कितनी होती है? अब देखो ये डाटा जो है, ये डाटा थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। लिख लीजिए कि देखिए जो हमारा आउटपुट, जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट होता है 81.6। कितना होता है मेरे भाई? 81.6। 81.6 यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे 81 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 81.6 नहीं, 81.2 होता है, उसका 40.6 होता है। हाँ ठीक है, 81.2%। तो यहाँ पे, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो ये डाटा यहाँ पे सीधे सीधी आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। तो ये तो आपका किसके लिए है भाई? ये है आपका ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। ठीक है, तो यही हो जाएगा किसके लिए भाई? यही हो जाएगा आपका फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, फुल वेव सेंटर टैप के लिए। ब्रिज हो गया तो यहाँ पे सेंटर टैप लिख लो, सेंटर टैप्ड। और यहीं पे मैं एक डाटा और लिख दे रहा हूँ, हाफ वेव के लिए कितना हो जाएगा? हाफ वेव के लिए एफिशिएंसी कितनी हो जाती है भाई? 40.6 होती है, 40.6। जब फुल वेव की बात करेगा तो बस इसी का 2 गुना कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 81.6 हो जाएगा, 81.2 हो जाएगा, सॉरी 81.2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये डाटा एक शायद वो जो मैं टेबल बनवाया था दूसरे क्वेश्चन में, वहां पे ये डाटा छूट गया था हमसे, कोई बात नहीं, ये डाटा नोट कर लीजिए बस। क्लियर है बात? चलो देखते हैं आगे। What is the ripple frequency in a full wave rectifier? Full wave rectifier में ripple frequency कितनी होती है? देखो मैं यही आपसे बताया था कि यदि यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी, यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में ये फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? 50 हर्ट्ज ही रहेगी। लेकिन 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 ये फुल वेव रेक्टिफायर में कितना हो जाएगा मेरे भाई? फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में ये वैल्यू चेंज होके कितनी हो जाएगी? 100 हर्ट्ज। कितनी हो जाएगी? 100 हर्ट्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, फुल वेव की बात किया है ना, फुल वेव रेक्टिफायर की बात किया है, तो यहाँ पे 100 हर्ट्ज बिल्कुल सही हो जाएगी। चलो अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर कैसे आप लिख दे रहे हो, आप कैसे लिख दे रहे हो 100 हर्ट्ज, है ना। कुछ लोगों के मन में ये डाउट भी हो रहा होगा। चलो मैं डाउट भी क्लियर कर देता हूँ भाई। जब सनी सर आपके साथ हैं तो आपको डाउट तो बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। आपको डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए ये हो गई हमारी नॉर्मल एसी, ये हो गई हमारी एसी करंट। ठीक है, एसी करंट की ये वेव हो गई। मुझे इतना बस बताओ इसमें कि इसका एक साइकिल कहां पे कंप्लीट हुआ? इसका एक साइकिल यहां पे कंप्लीट हुआ है या यहां पे कंप्लीट हुआ है? बस इतना मुझे बता दो, बस इतना मुझे बताओ कि इसका एक साइकिल जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ है पाई पे या 2 पाई पे कंप्लीट हुआ है। तो ये सबको पता है कि जो हमारे साइनसोइडल वेव होती है उसकी एक साइकिल 2 पाई पे कंप्लीट होती है या 360 डिग्री पे कंप्लीट होती है, ये सबको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये बेसिक है, ये 10वीं में आपको पढ़ाया जाता है। जब हम लोग अपना फुल वेव रेक्टिफायर लगाते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर पे यही जो एसी की साइन वेव है, एसी की जो साइन वेव है, ये हमें पाई पे तो एक मिल जाता है, हमें आउटपुट एक, हमें आउटपुट तो पाई पे ही मिल जाता है, एक आउटपुट तो हमें पाई पे ही मिल जाता है और दूसरा भी आउटपुट हमें 2 पाई पे मिल जाता है। तो इसकी साइकिल कितने में कंप्लीट हो जाती है? इसकी साइकिल केवल और केवल पाई पे ही कंप्लीट हो जाती है। और यहीं से ये साइकिल फिर कैसे हो जाती है? ऐसे हो जाती है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि सर
इसके एक साइकिल इसके कितने के बराबर है, इसके 2 साइकिल के बराबर। क्यों? क्योंकि देखिए एकदम ऐसी ही साइकिल बस यहाँ पे भी बन रही है। लेकिन एसी में क्या होता था एसी में फिर यहां से लेके यहां तक एक साइकिल आई और फिर यहां से एक साइकिल आगे बनेगी, है ना। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये कितने हर्ट्ज का होता है, ये होता है आपका 50 हर्ट्ज का। कितने का होता है भाई? 50 हर्ट्ज का। ऐसा एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? एसी करंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। तो जब ये 50 हर्ट्ज का है और इसके 1 हर्ट्ज में हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर की 2 फ्रीक्वेंसी बन रही है, 2 साइकिल बन रही है, तो हमें जो इसका फ्रीक्वेंसी मिलेगा ये कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 50 गुणे 2, 50 गुणे 2 बराबर 100 हर्ट्ज। ठीक है, बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर? हाफ वेव रेक्टिफायर का मैंने अभी आपको बताया, हाफ वेव रेक्टिफायर का 40.6 होता है, 6% होता है। और इसी में जस्ट 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी में यदि यदि आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फुल वेव रेक्टिफायर या फिर ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर या फिर ब्रिज रेक्टिफायर। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी के कितना गुना होती है। ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा भी था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपको एकदम सही होता हुआ दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है और आपके जानने लायक या फिर समझने लायक भी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम ध्यान से पढ़ते हैं और समझते भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉपी पेन उठा लो एक बार। जो जो मैं फिगर बना रहा हूँ वो फिगर साथ में आप बनाते जाओ हमारे साथ। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मैं चारों ऑप्शन का अलग अलग फिगर बना दे रहा हूँ और इस चीज को नोट कर लो आप। ठीक है भाई, देखो मैं बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक टीचर जब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो थोड़ा सा एक बात सुन लीजिए, एक बार केवल सुन लीजिए। सुने रहेंगे आपको कभी ना कभी फायदा करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए साथ में, तो थोड़ा लेके बैठा करिए। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजों को एक साथ समराइज करके कोई जल्दी नहीं बताता यूट्यूब पे फ्री में। ठीक है ना, वो केवल पेड क्लासेस में ही बताया जाता है। जब आपको फ्री में इतना डिलीवर किया जा रहा है तो आप इन सारी चीजों को एक साथ कवर करिए। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो ये है आपका लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर का फिगर कैसा होता है देख लीजिए। ये होता है कुछ इस तरीके का। लो पास फिल्टर का कहीं पे भी फिगर दिया रहेगा तो वो कुछ इस तरीके का बना रहेगा, है ना। ये हो गया आपका लो पास फिल्टर। अब हाई पास फिल्टर का देख लो, मैं अलग अलग कलर से बना दे रहा हूँ, है ना। हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, इसका फिगर कैसा बना होता है भाई? हाई पास फिल्टर में बस ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा है इसको हाई पे लगा दो, मतलब यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाई पास फिल्टर। ये हो गया आपका हाई पास फिल्टर। ठीक है, ये क्या हो गया? हाई पास फिल्टर हो गया। और क्या बोला है? एक आपको बोला है बैंड स्टॉप फिल्टर। तो यहाँ पे लिख लो बैंड स्टॉप, यहाँ पे लिख लो आप बैंड स्टॉप। बैंड स्टॉप कैसा होता है भाई? बैंड स्टॉप कुछ इस तरीके का होता है। बैंड स्टॉप कुछ इस तरीके का होता है। बैंड स्टॉप का फिगर कुछ इस तरीके का होता है। या रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ इसको ऐसे भी बना लो। पैरेलल में ही लगाना है ना, पैरेलल में लगा लो ऐसे, है ना। बस ऐसे लगा लो। ये आपका हो गया एक रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये फिर रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका बैंड स्टॉप फिल्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाई पास फिल्टर अलग हो गया, बैंड स्टॉप हो गया, लो पास हो गया। अब कौन सा बचा है? एक बचा है आपका बैंड पास फिल्टर। एक आपका बचा हुआ है बैंड पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर को भी नोट कर लो। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ पहले। हाँ देख, यहाँ पे लिख लो बैंड पास, बैंड
पास। बैंड पास का फिगर कैसा होता है मेरे भाई? बैंड पास का फिगर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। जब का रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, ठीक है। आपको बहुत ये कट तो नहीं रहा है बैंड पास जो मैं बनाया हूँ? हाँ ठीक ठीक है, कटा नहीं है, चलो सही। देखिए आपको इन इसके बहुत ज्यादा वर्किंग में नहीं जाना है और आपको इसकी वर्किंग नहीं याद रखना है, बस केवल आपको ये फिगर याद रखना है। आपसे जब भी एग्जाम में पूछेगा तो आपको केवल फिगर ही पूछेगा, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा? केवल फिगर ही पूछेगा, न कि इसका वर्किंग पूछेगा। लो पास फिल्टर में होता क्या है? लो पास फिल्टर का जो जनरली ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा बनता है? वही वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, मतलब कि इससे कम की फ्रीक्वेंसी को ये केवल पास कर पाएगा, इससे अधिक की फ्रीक्वेंसी को ये पास नहीं करेगा, ठीक है। हाई पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी, हाई पास फिल्टर का ग्राफ कैसा बनता है भाई? हाई पास फिल्टर के ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, मतलब यहां से इस फ्रीक्वेंसी से अधिक की जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसी को पास करेगा, इससे कम वाले को पास नहीं करेगा। ये क्या कर रहा था? ये इससे कम वाले को पास कर रहा था, ठीक है। अच्छा, जो हमारा बैंड पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर का ग्राफ कैसा होगा भाई? बैंड पास फिल्टर का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। बैंड पास फिल्टर का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। कैसा होता है भाई? ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी f1 है और ये फ्रीक्वेंसी f2 है, मतलब इस f1 फ्रीक्वेंसी से यदि कम की फ्रीक्वेंसी रहेगी तो भी ये पास नहीं करेगा, और ये f2 से भी यदि कम की फ्रीक्वेंसी रहेगी तो भी पास नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। और बैंड स्टॉप कैसा होता है भाई? बैंड स्टॉप का फिगर कुछ इस तरीके का होता है। बैंड स्टॉप का फिगर कुछ ऐसा होता है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ से आके फिर ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका बैंड स्टॉप, ठीक है। ये होता है आपका बैंड स्टॉप। आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में? आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फिगर दिया हुआ है। तो हमने तो सब सारा फिगर बना दिया, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं समझ में आया होगा कि सर ये क्वेश्चन दिया कौन सा है। आपने सारा का सभी का फिगर तो बना दिया है, लेकिन अभी तक मैच भी नहीं किया और सारे ऑप्शन आप बता भी दिए। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस समझो, बस समझो थोड़ा सा। देखो ये है आपका कैपेसिटर, और इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है इंडक्टर। इसमें क्या लगा है? कैपेसिटर, इसमें लगा हुआ है इंडक्टर, ठीक है। तो आप इतना बात जानते हो कि जो कैपेसिटर है और इंडक्टर है, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं भाई? रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो जहां पे आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, जहां पे आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, इस जगह को हटाना है। यदि हमें यहाँ पे इंडक्टर लगाना हो, इसमें यदि इंडक्टर यूज करना होगा, तो आप एक चीज जानते हो, आप एक चीज जानते हो कि जो हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, और जो हमारा कैपेसिटर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। ये बात सभी को पता होगी, है ना। तो यदि हमें इंडक्टर लगाना है, तो अब जो इंडक्टर लगेगा, इंडक्टर बस यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। बस यही काम आपके हाई पास फिल्टर में भी होगा। देखो लो पास फिल्टर में क्या होगा? यदि हमें इंडक्टर लगाना होगा, लो पास फिल्टर के लिए यदि हमें इंडक्टर यूज करके तब बनाना होगा हमें फिल्टर, तो उसमें हम लोग कैपेसिटर को बस यहाँ से हटा के इंडक्टर यहाँ पे लगा देंगे, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इस कैपेसिटर के जगह पे चला जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा हमारा लो पास फिल्टर। ये है आपका लो पास फिल्टर। यदि हमें हाई पास फिल्टर बनाना है रहेगा, तब क्या करेंगे? हाई पास फिल्टर बनाना रहेगा तो ये जो इंडक्टर है वो इंडक्टर आ जाएगा यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर यहाँ ऊपर लगा हुआ है, तो इंडक्टर लगाना होगा तो इंडक्टर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये किसका दिया हुआ है भाई? ये दिया हुआ है आपका लो पास फिल्टर का। जनरली इंडक्टर वाला पूछता नहीं है आपसे, कैपेसिटर वाला ही पूछता है, इसलिए हमने कैपेसिटर पे पूरे अच्छे से समझा दिया है आपको, ठीक है। चल अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द आउटपुट आरएमएस वोल्टेज ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर? ब्रिज रेक्टिफायर का आरएमएस वोल्टेज कितना होता है? ये अभी तक सबको रट गया होगा एकदम, Vm/√2, Vm/√2, ठीक है। Vm/√2, ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिपल फैक्टर ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज, रिपल फैक्टर कितना होता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए? तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर का मान 0.48 होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 होता है, ठीक है। और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी ये वैल्यू कितनी होती है? ब्रिज रेक्टिफायर के लिए ये वैल्यू 0.48 ही होती है।
लेकिन लेकिन यदि थ्री फेज की हम बात करने लगे, यदि फुल वेव रेक्टिफायर में हम थ्री फेज की बात करने लगे, तो थ्री फेज में ये रिपल फैक्टर का मान कितना रह जाता है, ये रिपल फैक्टर का मान घट के 0.05 रह जाता है। ठीक है, थ्री फेज के लिए। ठीक, तो यहाँ पे पूछा किसके लिए, सिंगल फेज के लिए पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 0.48। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज इनपुट फ्रीक्वेंसी इज, अच्छा फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी आपको कितना दे दिया है, 60 हर्ट्ज। हमने अभी आपको बताया कुछ देर पहले ही कि हमारे पास ये एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई की एक साइकिल 360 डिग्री में पूरी होती है, एसी सप्लाई की एक साइकिल 360 डिग्री में पूरी होती है, जबकि हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर की एक साइकिल केवल महज हमारा 180 में ही कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए जितना एसी का साइकिल होगा उसके 2 गुना हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का साइकिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, यदि इसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, तो जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज ऑप्शन बी में दिख रहा है आपको। ये छोटा छोटा क्वेश्चन आप आसानी से बना ले जाओगे, केवल एक बार आप कंसेप्ट पकड़ लिए हो तो। पीआईवी वोल्टेज ऑफ ए सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप के लिए हमने अभी आपको बताया, सेंटर टैप के लिए पीआईवी की वैल्यू कितनी होती है भाई, सेंटर टैप के लिए पीआईवी की वैल्यू आपकी होती है 2V2Vm। ठीक है, ब्रिज के लिए की वैल्यू कितनी होती है भाई, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए आपकी ये वैल्यू हो जाती है, आपकी ये वैल्यू कितनी हो जाती है, Vm, है ना। और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितनी रहती है मेरे भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये वैल्यू Vm/2 होती है। कितनी होती है, ये क्या हो गया, हाँ Vm/2 होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। ये डाटा तो आपको अब तक रट जाना चाहिए, इसीलिए जहां पे भी आ रहा है मैं हर बार ये चीज लिखते जा रहा हूँ, हर बार मैं ये चीज लिखते ही जा रहा हूँ। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी ये Vm ही होता है मेरे भाई, Vm/2 नहीं, Vm ही होता है। ठीक है, तब तक ये डाटा आपको रट जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फुल वेव रेक्टिफायर का औसत आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का औसत आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, 2Vm/पाई, 2Vm/पाई, 2Vm/पाई। ठीक है, 2Vm/पाई। अच्छा, यही यहीं पे यदि मैं उसकी बात कर लूं, मैं बात कर लूं किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए यदि मैं बात कर लूं तो ये कितना हो जाता है, Vm/पाई, Vm/पाई हाफ वेव के लिए, फुल वेव के लिए ये हो जाता है 2Vm/पाई हो जाता है। और यहीं पे यदि मैं ब्रिज रेक्टिफायर की भी बात कर लूं तो उसके लिए भी 2Vm/पाई ही हो जाता है। ठीक है, तो ये डाटा आपको एक अलग डाटा था, एवरेज का, एवरेज वाला डाटा आप लोग को याद रख लेना है, 2Vm/पाई, 2Vm/पाई ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। How many diode are active together in bridge rectifier for a half cycle? हाफ साइकिल के लिए एक बार में दो डायोड ऑन होते हैं, ये हमने आपको बता दिया है, हमने आपको कई बार ये बता दिया है कि जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर में एक बार में दो डायोड ऑन होते हैं, वो कैसे होते हैं ये चीज भी हमने आपको समझा रखा है ना। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अरे यार रुक जाओ, सही से बनो ना। ये मान लीजिए हमारा D1 है, ये D2 है, ये D3 है और ये D4 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक लोड लगा दिया है, यहाँ से हमने क्या लगा दिया, एक लोड लगा दिया है ना। यदि यहाँ पे हमने एक लोड लगा दिया है, ये लोड है हमारा, ये है हमारा लोड, तो अब यहाँ पे हम लोग देंगे, इसमें क्या देंगे, इसमें देंगे हम लोग एक, हाँ रुक जाओ,
रुके रहेंगे, मैं फिर से फिगर बना रहा हूँ एक बार, थोड़ा सा फिगर कुछ गड़बड़ हो गया था। हाँ चलो, अब सही है, ठीक है। ये हो गया हमारा लोड, ये हो गया क्या भाई, लोड। अब यहाँ पे हमने दे दिया इसमें सप्लाई, यहाँ पे हमने दे दिया सप्लाई, ठीक है, चलो बढ़िया है। और ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। अरे यार ट्रांसफार्मर थोड़ा सही बन जा। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। देखिए, जब यहाँ पे आप इधर से क्या दे रहे हो, इधर से आप दे रहे हो साइकिल, एक एसी साइकिल दे रहे हो या एसी सप्लाई दे रहे हो। एसी सप्लाई दे रहे हो तो मान लो कि ये क्या होता है भाई, ये पॉजिटिव साइकिल होती है, निगेटिव साइकिल होती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल इसको कहते हैं, क्योंकि ये आधी साइकिल है इसलिए इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, और ये आधी साइकिल निगेटिव कहते हैं इसलिए इसको निगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि हाफ साइकिल के लिए, मान लो हाफ साइकिल मतलब कि ये केवल पॉजिटिव वाली हाफ साइकिल जा रही है, यहाँ पे पॉजिटिव वाली हाफ साइकिल गई तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इसकी आ गई, पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से चलते 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 यहाँ पे आई, यहाँ पे आई तो इसने क्या देखा, इसने देखा कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका P वाला टर्मिनल है और ये इसका N वाला टर्मिनल है। तो भाई N वाला टर्मिनल के साथ ये जैसे ही जाएगा, जैसे ये N वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा तो इसको क्या कर देगा, इसको रिवर्स बायस में कर देगा, है ना, इसको रिवर्स बायस में कर देगा। और ये देखा कि ये P वाला टर्मिनल है तो इसको क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड बायस में कर देगा, है ना। ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, इसके बाद सप्लाई आएगी यहाँ तक सप्लाई आएगी, लेकिन फिर इधर सप्लाई नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसको फिर से दिख रहा है कि ये क्या है, ये निगेटिव है। निगेटिव है तो अब ये करंट फिर यहाँ से ऐसे चली जाएगी, ये करंट ऐसे जाके फिर ये करंट यहाँ से ऐसे घूम के आएगी और इसको भी किस में कर देगी, इसको भी फॉरवर्ड बायस में कर देगी। तो ये दोनों जो डायोड हैं, ये दोनों डायोड किस में हो जाएंगे, ये दोनों डायोड हो जाएंगे हमारे रिवर्स बायस में, और ये दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे। ठीक है, तो एक साथ दो डायोड ऑन हुए और दो डायोड ऑफ हो गए। आपको दिख पे रहा है कि ये वाला डायोड, जैसे मान लेता हूं मैं कि ये हमारा D1 है, ये D2 है, ये D3 है और ये D4 है। एक बार में हमारा D1 और D4 ऑन हुआ और फिर दूसरी बार में D2 और D3 ऑन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक बार में कितने डायोड एक्टिव हो रहे हैं भाई, एक बार में दो डायोड एक्टिव हो रहे हैं और दो डायोड इनएक्टिव रहते हैं। व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये तो 50 हर्ट्ज होती है, ये तो सबको पता होगा, है ना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से होगी। देखो यहाँ पे फिर से वही पूछ लिया है आपसे, केवल कंपेयर करके पूछा है। अब ये चीज आपको इसमें मतलब केवल क्या भरमाने के लिए आपसे थोड़ा सा लैंग्वेज अलग डिफरेंट तरीके से लिख के पूछ लिया है। देखो क्या बोला कि द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इन कंपैरिजन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अरे मेरे भाई, मैं कई बार बोल चुका हूं आपको कि 40.6 होता है हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी और फुल वेव रेक्टिफायर की 81.2% होती है। तो ये इसके कितना गुना है, ये जो है इसके कितना गुना है भाई, ये इसका तो आधा है, इसका तो ये आधा है, लेकिन ये कितना गुना है, ये हाफ वेव के दो गुना है। ठीक है, और ये पूछा किसका है, ये पूछा द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, कंपैरिजन किया है किससे, कंपैरिजन किया है आपके फुल वेव वाले से। तो फुल वेव वाले के कितना हो जाएगा भाई, 81.2 के कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, तब जाके तो 40.6 होगा यहाँ पे। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है वो फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी के कितना गुना होता है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सीधे सीधे आधा। यहाँ पे ट्वाइस नहीं करेंगे, यहाँ पे 1/2 करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन किससे किया है, फुल वेव वाले से किया है, यहाँ पे हाफ वेव से कंपेरिजन नहीं किया, फुल वेव वाले से किया है, तो यहाँ पे सीधे ये वैल्यू आधी हो जाएगी। ठीक है, चलो How much diode are required for a center tapped full wave rectifier? Center tapped full wave rectifier के लिए कितने डायोड होने चाहिए भाई, ये दो डायोड होने चाहिए। ये बात तो सबको पता होनी चाहिए कि फुल वेव रेक्टिफायर में मिनिमम कितने डायोड होते हैं, दो डायोड होते हैं। एक बार में एक डायोड ऑन होता है, फिर दूसरी बार में दूसरा डायोड हमारा ऑन होता है ना। मैंने एक चीज यहाँ पे आपको लिखा था, वो पता नहीं आप लोग याद रखे हैं कि नहीं रखे हैं। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपेल फैक्टर, हाफ वेव रेक्टिफायर
का रिपेल फैक्टर होता कितना है 1.21 होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2√3 एफ सी इंटू आर एल ठीक है। और फुल वेव के लिए कितना हो जाता है भाई फुल वेव के लिए हो जाता है यही 1/4/√3 एफ सी इंटू आर एल ये कितने के बराबर होता है 0.48 के बराबर होता है। ठीक है अब देखो आरआरबी जो टेक्नीशियन है टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछा गया लेकिन अलग अलग पेपर कोड में अलग अलग पूछ दिया गया। एक पेपर कोड में पूछ दिया गया आपसे हाफ वेव का और दूसरे वाले में पूछ दिया गया आपसे फुल वेव का। ठीक है भाई सेट अलग होते हैं ना तो दोनों सेट में ये दोनों डाटा पूछ लिया था। ये जनरली आपसे केवल फार्मूला पूछ लिया था कि फार्मूला कितना होता है तो जिसके पास दिमाग रहेगा वो थोड़ा सा इतना अंदाजा लगा लेगा कि सर ने ये बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर का थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी अधिक होता है सॉरी रिपल फैक्टर थोड़ा सा अधिक होता है फुल वेव वाले से। यदि अधिक होता है तो ये डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू कम है इसकी वैल्यू कम है तो यही वाला जो हो जाएगा ये हाफ वेव के लिए हो जाएगा और ये वाला फुल वेव के लिए हो जाएगा है ना। तो ये इसको याद रखना भी आसान है कि जो हर है या डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में जो वैल्यू अधिक है वो फुल वेव के लिए है जो वैल्यू कम है वो हाफ वेव के लिए है। ठीक है बाकी फुल वेव के लिए हमारे दो डायोड यूज होते हैं सेंटर टैप के लिए दो होते हैं ब्रिज के लिए चार होते हैं और हाफ वेव के लिए एक डायोड यूज होता है। ठीक है चल बस आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।